हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले यूनिट पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हमने अल्कोहल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर काम कर लिया है। अब बात करते हैं फिनॉल्स के बारे में। तो अल्कोहल के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे, तो अब बात करते हैं फिनॉल के बारे में। ठीक है, तो फिनॉल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं, फिर इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, C6H5OH, C6H5OH, ओके, तो ये कंपाउंड है फिनॉल। C6H5OH इज द फिनॉल, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है ना, वेरी वेरी वीक एसिड। तो फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इट्स ऑर्डर, और इसका जो ऑर्डर है, इट्स ऑर्डर इज known as कार्बोलिक ऑर्डर। कार्बोलिक ऑर्डर, इसके ऑर्डर को भी हम कार्बोलिक ऑर्डर कहते हैं। इसके ऑर्डर को क्या कहते हैं? कार्बोलिक ऑर्डर। और कार्बोलिक ऑर्डर में एक खास बात होती है, इट इज रेप्टाइल रिपेलेंट्स। रेप्टाइल ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको क्या करता है? रिपेल करता है। रेप्टाइल्स जो हैं उनको क्या करता है? रिपेल करता है, उनको दूर भगाता है, इसका मतलब ये है। तो फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इट्स ऑर्डर इज नोन एज कार्बोलिक ऑर्डर। और इसके साथ साथ रेप्टाइल्स को रिपेल करने वाला ग्रुप होता है कार्बोलिक ऑर्डर, है ना। कार्बोलिक ऑर्डर के कारण रेप्टाइल्स दूर चले जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई इसके नाम और ऑर्डर से रिलेटेड। अब कॉमनली जो इसका डेफिनेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन या टॉलुइन के जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। कॉमनली जब हम फिनॉल की बात करेंगे तो ऐसा ही कहेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम फिनॉल कहते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल याद रखना है, कभी कभी स्ट्रक्चर डायरेक्ट आ जाते हैं तो इसलिए याद रखना पड़ेगा, है ना। देखो, सबसे पहला तो हो गया C6H5OH, इसको हम कहते हैं फिनॉल। इसके बाद अगर डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन होगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो याद रखेंगे 1,2 वाले को कहते हैं कैटिकॉल। कैटिकॉल 1,2 वाले को क्या कहते हैं? कैटिकॉल। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज कॉल्ड कैटिकॉल। 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन को कहते हैं रेसोर्सेनॉल। रेसोर्सेनॉल, रेसोर्सेनॉल, ओके। तो 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन को कहते हैं रेसोर्सेनॉल। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है विच इज कैटिकॉल, विच इज रेसोर्सेनॉल, लाइक दिस, है ना। तो 1,2 इज कैटिकॉल, 1,2 इज कैटिकॉल, 1,3 इज रेसोर्सेनॉल, 1,3 इज रेसोर्सेनॉल। और 1,4 की कंडीशन पर होगा, 1,4 की कंडीशन पर होगा तब इसे कहेंगे क्विनॉल। हाइड्रोक्सी क्विनॉन, हाइड्रोक्सी क्विनॉन, हाइड्रोक्सी क्विनॉन, हाइड्रोक्सी क्विनॉन। 1,4 की कंडीशन पर 1,4
डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीक्विनोन। ठीक है, तो 3 याद हो गए। 1,2 इज कैटेकॉल, 1,3 इज रेसोर्सेनॉल एंड 1,4 इज हाइड्रोक्सीक्विनोन। हाइड्रोक्सीक्विनोन 1,4 को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सीक्विनोन कहते हैं। तो 1,2 इज कैटेकॉल, 1,3 इज रेसोर्सेनॉल, 1,4 इज हाइड्रोक्सीक्विनोन। 1,4 को हम कहते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोन, 1,4 इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीक्विनोन। ओके, अब इसके आगे के और क्लासिफिकेशन पर थोड़ी बात करते हैं। 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका क्लासिफिकेशन है ना। 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको कहते हैं पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल, इट इज पायरोगैलॉल। 1, 2, 3 इज कॉल्ड पायरोगैलॉल। 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन इज कॉल्ड पायरोगैलॉल। तो सीधे ध्यान रखेंगे 1, 2, 3 को कहते हैं पायरोगैलॉल। 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 is called फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल 135 is called फ्लोरोग्लूसिनॉल। 135 को क्या कहते हैं? फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं। 135 is called फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसके बाद 1, 2, 4 1, 2, 4 नंबर से आसानी से याद हो जाता है। 1, 2, 4 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीक्विनॉल। हाइड्रोक्सीक्विनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। तो 1, 4 को कहते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉन और 1, 2, 4 को कहते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल। 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीक्विनॉल। तो दिस इज different type of phenol based on OH group. तो 1, 2, 3 is pyrogallol. 1, 3, 5 is called fluoroglucinol. 1, 2, 4 is called hydroxyquinol. Hydroxyquinol 1, 2, 4 is called hydroxyquinol. इसमें से ये जो पायरोगैलॉल और हाइड्रोक्सीक्विनॉल हैं, पायरोगैलॉल और हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ये फोटोग्राफी में यूज होते हैं। इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी टू रिमूव द सेंसिटिव मटेरियल फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट से फोटो सेंसिटिव मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज होता है पायरोगैलॉल, है ना। तो ऐसा ध्यान रखेंगे, पायरोगैलॉल का यूज फोटो सेंसिटिव मटेरियल को फोटोग्राफिक प्लेट से रिमूव करने के लिए होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टॉलुइन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टॉलुइन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टॉलुइन। तो टॉलुइन के साथ OH ग्रुप, टॉलुइन क्या होता है? मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टॉलुइन। और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टॉलुइन आर नोन एज क्रिसॉल। आप ऐसा भी कह सकते हो, है ना। इट इज नोन एज क्रिसॉल्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टॉलुइन आर नोन एज क्रिसॉल्स। इसको क्रिसॉल भी कहते हैं। तो जैसे 1, 2 की पोजीशन पर, 2 की पोजीशन पर आ रहा है हाइड्रोक्सी, तो इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। 1, 3 पर आएगा तो इट इज मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। व्हेन इट इज एट 1, 4 पोजीशन
देन इट इज कॉल्ड पैराक्रिसोल, इसको कहेंगे पैराक्रिसोल। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टॉलुइन इज नोन एज क्रिसोल्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन की बात की हमने, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछते हैं। 1 2 इज ऑर्थोक्रिसोल, 1 3 इज मेटा, 1 4 इज पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो, पैरा और मेटा क्रिसोल के बारे में बात किया। ओके, नाउ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पर अब बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, हाउ टू फिनॉल इज प्रिपेयर्ड, फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं। तो अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, हाउ टू फिनॉल इज प्रिपेयर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले बात करते हैं लैब मेथड के बारे में। तो अबाउट लैब मेथड, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं लैब मेथड। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट is heated with sodium hydroxide, heated with NaOH। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके लैब के अंदर फिनॉल को हम बना सकते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज हीटेड विथ sodium benzene sulfonate is heated with sodium hydroxide। तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसका। देखो, पहले बेंजीन, बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये वाटर एलिमिनेट किया इसने। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर इट इज कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर से NaOH ऐड कर दीजिए, तो ये फिर वाटर रिलीज करेगा, रिलीज द वाटर एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये कन्वर्ट हो गया है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के अंदर, SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, हीटेड विद NaOH एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, तो यहां से बाय प्रोडक्ट आ जाएगा Na2SO3। Na2SO3 is the byproduct, and now there is formation of phenol plus Na2SO3। ओके, Na2SO3 बन जाएगा और साथ में फिनॉल भी बन जाएगा। ओके, तो दिस इज लैब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल को कैसे बनाते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल को बनाने का लैब मेथड है। अब बात करते हैं कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर अदर रिएक्शंस पर बात करेंगे। तो देन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, हाउ टू फिनॉल इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली, इंडस्ट्रीज में फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय क्यूमिन्स प्रोसेस, बाय क्यूमिन्स प्रोसेस। फिनॉल को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए क्यूमिन्स प्रोसेस यूज करते हैं। तो फिनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय द क्यूमिन्स प्रोसेस। एंड व्हाट इज द क्यूमिन्स प्रोसेस। तो देखो, क्यूमिन्स प्रोसेस की बात करते हैं तो बेंजीन से स्टार्ट होगा क्यूमिन प्रोसेस। बेंजीन प्लस प्रोपाइलीन,
दोनों पेट्रोलियम माइन से निकलने वाले प्रोडक्ट है। बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम माइंस, इसलिए सस्ता है, इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है और यील्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत सारा प्रोडक्शन भी करके देगा, है ना। तो दोनों चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए देखी जाती है। तो ये पोल हुआ आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पोल हुआ नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द रिंग, ओके, इलेक्ट्रोफाइल ने रिंग पर अटैक किया एंड नाउ it will give the next compound CH3 CH CH3 और ये CH3। now the intermediate is isopropyl benzene। तो अब बना isopropyl benzene और isopropyl benzene is also called cumin। isopropyl benzene को ही हम क्या कहते हैं, क्यूमिन कहते हैं। isopropyl बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन कहते हैं, ठीक है। देन इट गेट ऑक्सीडाइज, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, ओके। देन इट गिव्स क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो थोड़ी जगह की जरूरत है, इसको रब करना पड़ेगा। तो मेटल के साथ जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड अगला प्रोडक्ट है हमारा, ओके। ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड and then cumin hydroperoxide is distilled, मतलब डाइल्यूट एसिड डाल देंगे इसमें, डिस्टिल कर देंगे। तो यहां से आपको एक बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, इट गिव एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसका बाय प्रोडक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इन द क्यूमिन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल जब हम करते हैं क्यूमिन्स प्रोसेस से, तो देयर इज एसीटोन इज द बाय प्रोडक्ट और एसीटोन इसका बाय प्रोडक्ट है। तो पहले बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराते हैं, तब बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, तब कंपाउंड बनता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड और फिर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को डिस्टिल करते हैं, तब बनता है फिनॉल। देन इट गिव्स फिनॉल। 88% of total production, 88% of total production, 88% of total production is given by क्यूमिन्स प्रोसेस और कुल उत्पादन का 88% हिस्सा क्यूमिन विधि से बनाया जाता है। Cummins process, 88% of the total production is given by the Cummins process। जितना वर्ल्ड के अंदर फिनॉल का प्रोडक्शन होता है उसका 88% is by the Cummins process, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फिनॉल बनाने का। तो ये हो गया अब आपका क्यूमिन्स प्रोसेस। तो लैब मेथड हो गया, क्यूमिन्स प्रोसेस भी हो गया। अब नेक्स्ट मेथड्स और देखते हैं, और क्या क्या मेथड है जिससे हम फिनॉल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनदर मेथड विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फिनॉल। तो अगला जो मेथड है वो है डॉस प्रोसेस से बना सकते हैं, बाय डॉस प्रोसेस। डॉस मैंने आपको बताया भी था, डॉस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन, व्हेन chlorobenzene is heated with sodium hydroxide NaOH at 300 degree centigrade and 300 atmospheric pressure, 300 degree centigrade and 300 atmospheric pressure, then it gives benzene. This is example of
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि रिंग के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, तो क्लोरोबेंजीन को हम शिफ्ट कर सकते हैं डॉस प्रोसेस से फिनॉल पर। तो क्लोरोबेंजीन NaOH कंडीशन इज हियर, अब ये आ जाएगा NaCl बाहर एंड नाउ विल गेट फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाएगा, इसको डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, तो क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल बाय डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। इसके बाद अगला मेथड, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल पे जाने का एक और मेथड हो सकता है, दैट इज रैशिग वॉश प्रोसेस। तो व्हाट इज द रैशिग वॉश प्रोसेस? आधा हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं बेंजीन में। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ HCl and air in presence of cupric chloride, at 250 degree centigrade, then it gives क्लोरोबेंजीन। तो रैशिग वॉश प्रोसेस जो है वो क्लोरोबेंजीन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने का प्रोसेस भी है। तीसरी बार आ रहा है, एक बार क्लोरोबेंजीन में भी आया होगा, बेंजीन में आया, अब फिर फिनॉल में भी आ गया। तो दिस इज अबाउट द रैशिग वॉश प्रोसेस। तो रैशिग वॉश प्रोसेस क्या बना के देगा? क्लोरोबेंजीन बना के देगा, देन इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। और फिर क्लोरोबेंजीन को बॉईल कर देंगे वाटर के साथ, बॉइल्ड विद वाटर नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तो देखो एक स्टेप ले लेते हैं पहले, बेंजीन प्लस HCl प्लस एयर, बेंजीन प्लस HCl प्लस एयर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। तो यहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। ओके, अब ये जो कंपाउंड आपको बन के मिला है क्लोरोबेंजीन, इसको अगले प्रोसेस में क्या करना है? इसको बॉईल करना है, इसको पानी के साथ उबालना पड़ेगा, तब जाके ये फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो नाउ इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। और ये जो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर SiO2 और लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो नाउ दिस क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5OH बन गया और HCl एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। तो बेंजीन से पहले हम क्लोरोबेंजीन पर आए बाय रैशिग वॉश प्रोसेस, देन उसको बॉईल कर दिया तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। ओके, अगले मेथड पर बात करते हैं। तो दिस इज अबाउट बेंजीन टू फिनॉल कह सकते हैं ना, बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट कर लिया हमने। अगला मेथड फ्रॉम बेंजीन ले लेते हैं। तो हाउ टू फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से फिनॉल पे कैसे जा सकते हैं? फ्रॉम बेंजीन, तो ऑक्सीडेशन मेथड कौन सा है? ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट अगर फिनॉल पे जाना है बेंजीन से तो ऑक्सीडेशन कर देंगे बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो बेंजीन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तब हमको फिनॉल मिल जाता है। बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तब मिल जाएगा फिनॉल। बेंजीन को सिल्वर ऑक्साइड से जब ऑक्सीडाइज करते हैं तब पैरा बेंजोक्विनॉन, और बेंजीन को जब हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज करते हैं तब मैलेइक एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इट गिव्स मैलेइक एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन इट गिव्स फिनॉल। अगला मेथड लेते हैं
from benzene diazonium chloride, from benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride. How to convert benzene diazonium chloride into phenol? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को डिस्टिल करेंगे, डिस्टिलेशन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल सॉल्ट होते हैं, इट रिलीज द नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू फिनॉल आफ्टर डिस्टिलेशन। ओके, तो नाउ दिस इज प्रोसेस टू कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू फिनॉल। तो ये सब वो मेथड हैं जिनसे हम फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं, ड्यूमा प्रोसेस। ड्यूमा प्रोसेस से भी फिनॉल बनाना मैंने आपको बताया था, ड्यूमा मेथड और ड्यूमा प्रोसेस। सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट विथ सोडा लाइम। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे। इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ NaOH एंड CaO इन अ रेशियो ऑफ 3:1। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO का 3:1 का जो कॉम्पोजिशन है, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल विद Na2CO3। तो ये बन गया फिनॉल। तो ड्यूमा मेथड से भी हम फिनॉल बना सकते हैं इफ देयर इज रिएक्टेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करने पर, हीट करने पर मिल जाएगा फिनॉल। ओके, अब अगले मेथड पर बात करते हैं, और कौन सा मेथड हो सकता है जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं? तो दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, fractional distillation of कोल टार, कोल तार का प्रभाज आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। तो देखो क्या करते हैं, मैंने आपको एक हिस्सा इसका बताया था कोल टार वाले का, लाइट ऑयल जिससे हमने बेंजीन निकाला था। तो कोल टार बना, कोल टार तो नेचुरली आएगा, बनेगा क्या? कोल टार नेचुरली आएगा 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब कोल टार को हीट करते हैं। पहले 90 से 130 पर ले गए थे जहां पर हमको मिला था लाइट ऑयल। अब जब 170 से 230 पर लेके जाएंगे टेम्परेचर पर, तब मिलेगा मिडिल ऑयल, या यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम रखा मिडिल ऑयल। और मिडिल ऑयल के अंदर 3 चीजें रहती हैं, फिनॉल, नेप्थलीन। बेसिकली फिनॉल और नेप्थलीन रहता है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ क्रिसोल इज ऑल्सो देयर। तो कुछ अमाउंट में यहां पर क्रिसोल भी रहता है। ठीक है, तो पहले फिनॉल को जब हम 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तब हमको मिलता है मिडिल ऑयल। देन इट गिव्स middle oil, and the middle oil containing basically phenol and naphthalene, but there is some amount of cresol is also here। अब इसको क्या कर देंगे, ठंडा करेंगे, है ना? तो ठंडा करने पर नेप्थलीन क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ऑन कूलिंग नेप्थलीन क्रिस्टलाइज, ऑन कूलिंग नेप्थलीन क्रिस्टलाइज। ठंडा करने पर नेप्थलीन क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नेप्थलीन गेट क्रिस्टलाइज। और अगर क्रिस्टलाइज हो गया तो इसका मतलब है वो आसानी से अलग हो जाएगा, उसको हम छान करके अलग कर देंगे, सेपरेट बाय फिल्टरेशन। ठीक है,
तो ठीक है, ठंडा करने पर नैप्थलीन क्रिस्टलाइज हो जाएगा एंड इट गेट सेपरेटेड। देन फिनॉल इज, अब बचा जो मिक्सचर हमारे पास मिक्सचर में वो है फिनॉल। ठंडा करने पर नैप्थलीन क्रिस्टलाइज हो गया, तो जो हिस्सा बचा हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली एसिड और बेस के साथ वॉश कर देंगे, तो प्योर फिनॉल यहां से हमको मिल जाएगा। तो देखो अब जो C6H5OH वाला हिस्सा है उसमें हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर देंगे उसको। इट इज वॉश्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड मतलब एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिस्पेक्टिवली इसको वॉश करेंगे। तो OH SO3H ये हुआ आपका पहला हिस्सा। यहां से ये वाटर रिलीज करके आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वापस से इसको फिर से NaOH के साथ वॉश करेंगे तो यहां से Na2SO3 निकल जाएगा एंड देयर इज रिकवरी ऑफ फिनॉल, और यहां से प्योर फिनॉल आपको मिल जाएगा और ये Na2SO3 पास आउट हो गया। Na2SO3 इज पास आउट, ओके। और मिल जाएगा NaHSO3 मिलेगा, NaHSO3 इज देयर, ओके। तो यहां पे ये ध्यान रखना है, NaHSO3 एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। NaHSO3 SO3H था, Na उसके साथ आ जाएगा तो NaHSO3 बन जाएगा और OH रिंग पर चला जाएगा। तो दिस मेथड इज फाइनली यूज टू प्रिपेयर फिनॉल। इस मेथड का यूज भी हम फिनॉल बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो अगर फिनॉल प्योर रहता है तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो प्योर फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, कलरलेस क्रिस्टलाइन, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आर्द्रताग्राही, मतलब जो मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जैसे सॉल्ट होता है, बारिश के दिनों में आप अगर सॉल्ट को देखोगे तो ऐसा लगेगा उसमें किसी ने वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या, एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। अब बारी आई डेलिक्वेसेंट की। तो डेलिक्वेसेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपने सॉल्ट को रखा है तो आप पहचान तो जाते ही हो कि सॉल्ट है, पानी उसमें दिखता जरूर है कि वाटर आ गया है, उसके अंदर थोड़ा वेपर्स आ गए हैं, लेकिन वो सॉल्ट जैसा ही दिखता है। लेकिन अगर मान लो फिनॉल को एक जगह पे हमने रखा, किसी कंटेनर में रख दिया और थोड़े दिन के बाद आके देखा तो वो लिक्विड स्टेट में चला गया है, तो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, मतलब फिजिकल स्टेट भी बदल जाएगी।
तब उसको क्या कहेंगे, डेलिक्वेसेंट कहेंगे। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, और उसका भौतिक जो गुण है वो भी बदल जाएगा। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था भी बदल जाएगी, सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो ये पूरा फिनोमेना होता है हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट। तो जो मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उनका फिजिकल स्टेट भी बदल जाता है, उसको हम कहते हैं डेलिक्वेसेंट। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर एंड चेंज द फिजिकल स्टेट, मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करेंगे और साथ साथ उनका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगा, इसको कहते हैं डेलिक्वेसेंट। क्लियर? तो कैसा होता, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट होगा। टर्न पिंक व्हेन एक्सपोज इन एयर, व्हेन एक्सपोज इन एयर, और अगर एयर के अंदर खुला छूट जाएगा तो पिंक हो जाएगा, इट मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट मीन्स गेट ऑक्सीडाइज, एंड द बेंजेनॉइड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू क्विनॉन फॉर्म। एनी ऑफ द aromatic substance give color when it is converted into its benzene form to quinone form. Any one of the aromatic compound give color when it is converted into benzene form to quinone form. Clear? Now turns pink in contact of air when exposed in air. For standing long time, for standing long time, और ज्यादा देर तक अगर रखा रहेगा, फॉर स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम, टर्न रेड, टर्न्स रेड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके केमिकल इक्वेशन पर भी बात करेंगे। तो ज्यादा देर तक रखा रहेगा तो रेड कलर का हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड, soluble in water, soluble in water, और वाटर soluble होता है, सभी ने ये बात देखा भी होगा, कोई ऐसी चीज तो है नहीं, ऐसा केमिकल तो है नहीं जिसको देखा ही नहीं हो। तो फिनॉल इज soluble in water, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है? एक्ट एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक and disinfectant, and disinfectant, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करता है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, फिर से दो टर्म्स आ रहे हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एंटीसेप्टिक। एंड व्हाट इज द डेलिक्वेसेंट? डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं उनको हम कहते हैं डेलिक्वेसेंट। तो इट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, वाटर सोल्यूबल, मेल्टिंग 43 or boiling 182, expose in air, then it turns pink, for standing long time it turns red, ज्यादा देर तक रखा रहने पर लाल रंग का हो जाएगा, और इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। हाइग्रोस्कोपिक इट मीन्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर, एंड डेलिक्वेसेंट मीन्स वेयर द चेंज इन फिजिकल स्टेट, जिसकी भौतिक अवस्था भी बदल जाती है। ओके, अब यहां से आगे का हिस्सा शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में ही, जिससे कि ये दोनों चीजें पहले क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन, व्हेन फिनॉल इज एक्सपोज इन एयर, फिनॉल इज एक्सपोज in air, when phenol is exposed in air,
then it turns pink, then it turns pink. फिनॉल को अगर एयर में एक्सपोज करेंगे तो वो पिंक हो जाएगा. देन इट टर्न्स पिंक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्विनॉन. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्विनॉन, क्योंकि क्विनॉन बना लेता है. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्विनॉन. फॉर स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम turns red. For standing long time it turns red. और ज्यादा देर तक रखा रहने पर लाल रंग का हो जाता है. For standing long time it turns red due to formation of phennoquinone. Due to formation of phennoquinone. तो रेड कलर इज ड्यू टू phennoquinone एंड पिंक कलर इज ड्यू टू क्विनॉन. तो अगर फिनॉल को हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो पहले वो पिंक हो जाएगा, बट फॉर स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम इट टर्न्स रेड. ज्यादा देर तक रखा रहेगा तो लाल रंग का हो जाएगा, क्योंकि वो phennoquinone का फॉर्मेशन कर लेता है. इट फॉर्म्स phennoquinone. ओके नाउ अब बात करते हैं वन बाय वन दोनों पर. तो दोनों प्रोसीजर पर बात करते हैं. फिनॉल इज ऑक्सीडाइज इन एयर. तो मैंने कहा कि बेंजीनॉइड से क्विनोनॉइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. दिस इज क्विनॉन फॉर्म. इसको कहते हैं हम क्विनॉन फॉर्म. तो दिस इज क्विनॉन फॉर्मेशन. क्विनॉन पिंक. तो फिनॉल क्विनॉन पिंक में कन्वर्ट हुआ. ओके और ये जो फॉर्म है ओरिजिनल, इट इज अनआयोनाइज्ड एंड द क्विनॉन फॉर्म इज द आयोनाइज्ड फॉर्म. ये जो क्विनॉन फॉर्म है ये कैसा है? इट इज आयोनाइज्ड फॉर्म. इट इज आयोनाइज्ड फॉर्म. ओके तो क्विनॉन पिंक. अब उसके बाद रेड कैसे होगा उसकी बात करते हैं. तो क्विनॉन जो है वो फिनॉल के साथ एडिशन कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. फॉर स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम द फिनॉल एंड क्विनॉन फॉर्म एडिशन कंपाउंड. तो क्विनॉन और फिनॉल का एडिशन प्रोडक्ट है फिनोक्विनॉन. देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोडक्ट है इसका फिनॉल विथ क्विनॉन गिव एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस एडिशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनोक्विनॉन. इस एडिशन प्रोडक्ट को हम कहते हैं फिनोक्विनॉन. तो दिस इज फिनोक्विनॉन रेड. फिनोक्विनॉन रेड. ओके एंड देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोडक्ट है फिनोक्विनॉन और इसलिए ये यहां पर अपीयरेंस ऑफ रेड कलर शो करता है. तो फिनॉल अगर एयर में ऑक्सीडाइज होगा तो वो बना लेगा क्विनॉन पिंक. और क्विनॉन पिंक को जब हम फर्दर ऑक्सीडाइज होने देंगे स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम इन एयर, देन इट गिव्स फिनोक्विनॉन रेड. तो ये दो इसके ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं. एक इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी है, तो उसको भी यहीं पर मेंशन कर देता हूं मैं, ताकि ऑक्सीडेशन वाले स्टेप्स को फिर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा स्टेप कहां से आया है ना. तो अगला जो इसका ऑक्सीडेशन है विथ K2S2O8. तो अगला ऑक्सीडेशन विथ K2S2O8. पोटाशियम पर सल्फेट. पोटाशियम
परऑक्सी डाइसल्फेट, पोटाशियम परऑक्सी डाइसल्फेट, पोटासियम परऑक्सी डाइसल्फेट के थ्रू ऑक्सीडेशन कॉल्ड एल्ब्स ऑक्सीडेशन, एल्ब्स ऑक्सीडेशन, इट इज नेम्ड एज एल्ब्स ऑक्सीडेशन, और इसको हम एल्ब्स ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज एल्ब्स ऑक्सीडेशन। K2S2O8, पोटासियम पर ऑक्सी डाइसल्फेट, और पोटाशियम पर सल्फेट भी कहते हैं इसको, है ना। और जब इससे आप फिनॉल को ऑक्सीडाइज करोगे, व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज विथ परऑक्सी सल्फेट, देन it gives hydroxyquinone, hydroxyquinone, हाइड्रोक्सीक्विनॉन का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्सीक्विनॉन। या आप इसको हाइड्रोक्सीक्विनॉन कह सकते हो, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा ये कंपाउंड, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, तो इट इज अबाउट द 3 स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल के ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप्स हो गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल से। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा यूनिट है, टाइम लेगा, बट कोई बात नहीं, अच्छे से सब चीजें बननी चाहिए। ओके, थैंक यू।